हेलो भैया, मैं सेकंड ईयर ऑफ स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था अगत तंत्र, और अगत तंत्र में हमने देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। अब इसके हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो वाले ऑप्शन में जाइए और वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिए। और पहली वीडियो हमने क्या बात करी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जो अगत तंत्र है, जो अगत तंत्र नाम है वो आचार्य सुश्रुत ने दिया था। ठीक है, तो उसके बाद आचार्य चरक ने नाम दिया था विष घर विरोधिकम परसमन। ठीक है, और आचार्य भागवत ने नाम दिया था दृष्ट वर्षम चिकित्सम। अब ये नाम कहाँ पर दिया था, जैसे कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में दिया था, जब उन्होंने आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बताए थे, मतलब 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद के बारे में बताया था कि आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा काय चिकित्सा, ठीक है, जो मेडिसिन का होता है, काय बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक्स जो होता है, काय बाल गृह चिकित्सा। ठीक है, इस तरह से ऊर्धाप शल्य दृष्टा वर्षा जरा करके। तो उसी तरह से आचार्य चरक ने भी 8 ब्रांचेस बताई है और आचार्य सुश्रुत ने भी 8 ब्रांच बताई है। ठीक है, जैसे आचार्य भागवत ने जब 8 ब्रांच बताई थी तो उनमें जो अगत तंत्र का नाम दिया था वो दिया था दृष्टा विच चिकित्सा। ठीक है, जिसको आज हम अगत तंत्र के नाम से जानते हैं। और आचार्य चरक ने जो नाम दिया था वो दिया था विष गर्भ विरोधिकम परसमन। और जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या नाम दिया था, इनको अगत तंत्र नाम दिया गया था। ठीक है, तीनों क्या बस एक तरीके से पर्याय है। इन तीनों में ही हम विष के बारे में, विष के एंटीटोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस बस यही है। उसके बाद हमने अगत तंत्र के बारे में देखा कि अगत तंत्र ए प्लस गद, गद का मतलब होता है विष और ए का मतलब होता है एक तरीके से नहीं, मतलब जो भी विष है उसका हम एंटीटोड या पॉइजन वगैरह है तो उसका एंटी पॉइजन, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब देखो, अगत का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई पदार्थ जिससे विषय प्राप्त की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगत कहते हैं। ठीक है, और अगत तंत्र की हमने परिभाषा भी देखी थी। तो परिभाषा क्या थी, अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषा आदि दृष्टा विष व्यंजनार्थ विविध विषम संयोगम प्रमना विष विष विविष कह रहा है कि विष व्यंजनार्थ विविध विषम संयोगम उपसंहार्च है। तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि जो अगत तंत्र है उसमें, अगत तंत्र में बहुत सारे जो सांप है, कीट है, स्पाइडर वगैरह जिसको हम लूता कहते हैं, मूषक वगैरह है, तो इनके जो दांतों से जो उत्पन्न होता है विष। ठीक है, और जो विविध प्रकार के विष होते हैं, जैसे कृत्रिम विष होता है, कृत्रिम विष होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारा जंगम विष होता है, स्थावर विष होता है। ठीक, और हमारा जो आर्टिफिशियल विष होता है, गर्भ विष होता है। ठीक है, तो दूसरी विष होता है, बहुत सारे प्रकार के जो विष है, तो उन सब की क्या ट्रीटमेंट है, उन सब की ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, अगत तंत्र कहलाता है। उसके बाद हमने क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, जो भी पॉइजन है उस पॉइजन किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, किस तरह से वो मैनिफेस्टेशन करता है, मतलब हमारी बॉडी में करने के बाद किस तरह से उसके साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, और किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सा पॉइजन है, और क्या क्या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बारे में उसके बाद हमने देखा था स्कोप ऑफ अगत तंत्र। तो इतनी हमारी बात हो चुकी थी, और आज की वीडियो में हम बात करते हैं विष के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर विष के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी प्रॉबिलिटी रहती है। ठीक है, तो पहले हम जो विष के बारे में देखेंगे वो देखेंगे हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला होता है विष। तो विष की यहाँ पर निरुक्ति बताई गई है कि विष मुच्यते विषनाद गद हेतु, मतलब जो रोग का कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही निरुक्ति। ठीक है, अब देखो विष मुच्यते मतलब विष किसे कहते हैं हम। ठीक है, विषाद मतलब जो विषाद उत्पन्न करता है, जो दुख उत्पन्न करता है, जो रोग उत्पन्न करता है। गद हेतु, गद गद भी यहाँ पर क्या होता है, देखो विषाद हो गया हमारा दुख वगैरह, गद होता है कि रोग, मतलब जो अभी हमने बताया ना अगध में प्लस गद आता है, मतलब जो विष होता है, जो रोग होता है, जो व्याधि होती है, मतलब जो व्याधि का कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, व्याख्या में बताया देहम परवेश्यम यद द्रव्यम दूष्यत्वम रसादिका नाम स्वस्थात्यम प्राणहरम चैस्यात् तद द्रव्यम विमुच्यते विस्मुच्यते। ठीक, देखो अब आचार्य चरक ने भी इसकी परिभाषा बताई गई है कि क्या बताई गई, देयम परिभाष्यम यद द्रव्यम, तो जो देह में प्रवेश करता है, मतलब ऐसा कोई द्रव्य जो हमारे देह में, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, और दूसरा तो रस आदि का नाम, और जो हमारी रस आदि है, रस है, रक्त है, मांस में जस्ती मजा शुक्र धातु है, इन सभी को, मतलब धातु भी हो सकती है या फिर आपके मल भी हो सकते हैं, इन सभी को दूषित करता है। और स्वास्थ्य से प्राणहरम, आपके स्वास्थ्य को और प्राण को हरने का काम करता है। ठीक है, चैस्यात् तद द्रव्यम विस्मुच्यते, ऐसे द्रव्य को हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। तो सिंपल से है, मतलब ऐसा कोई द्रव्य जो आपके शरीर में आपकी जो रसादी धातु है उनको दूषित करता है, आपके स्वास्थ्य को, प्राण को हरने का काम करता है, ऐसे द्रव्य को हम विष कहते हैं। ये आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 23 में ये डेफिनेशन बताई है। ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए।
उसके बाद आता है प्राग उत्पत्ति, मतलब ये विश्व उत्पत्ति कैसे हुई। देखो जब आप देखोगे यहाँ पर अष्टांग हृदय में बताया गया है, ठीक है, कि जब देवता और राक्षसों का के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान, ठीक है, समुद्र मंथन महासागर मंथन हो रहा था, तो उस महासागर मंथन के दौरान वहाँ से एक व्यक्ति उत्पन्न होता है, ठीक है, और वो व्यक्ति होता है वो क्रोध युक्त होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, लाल आँख वाला होता है, विकराल दृष्टा होता है, मतलब बड़े बड़े दांत होते हैं, हरे रंग के बाल होते हैं, ठीक है। तो इनको देखकर सभी को दुख होता है, ब्रह्मा जी को भी दुख होता है, जो असुर थे राक्षस उनको भी दुख होता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और लोगों के कल्याण के लिए उसको कहाँ पर भेज दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, ठीक है। तो ये प्राग उत्पत्ति थी, किस तरह से उत्पन्न हुआ। आप बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि किस तरह से, अगर आपने महादेव वगैरह का जो सीरियल वगैरह आते हैं वो देखे होंगे, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह से कि जो एक तरफ राक्षस रहते हैं और एक तरफ देवता रहते हैं और उनके बीच में समुद्र मंथन होता है, ठीक है। तो उसके बाद पर्याय बताए गए हैं कि इसको हम छवेड़ कहते हैं, गरल कहते हैं, गर कहते हैं, ठीक है, अम्बु संभव कहते हैं, रस कहते हैं, रसायन कहते हैं और विषाद आदि कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे विष के पर्याय होते हैं जो आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक। जैसे गर तो मैं बता ही चुका हूँ कि गर का मतलब विष होता है, और रस रस भी रस की तरह ही होता है, और रसायन भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको विष को सही तरह से प्रयोग करते हो, और विषाद मतलब दुख का कारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विष की गति के बारे में। जो विष की गति आचार्य चरक ने बताई कि दो प्रकार की गति होती है, ठीक है, एक अधोगामी होता है, एक ऊर्ध्वगामी होता है, ठीक है। अगर जांगम विष होगा तो अधोगामी होगा, अगर स्थावर विष होगा तो ऊर्ध्वगामी होगा। व्हाट इज जांगम विष एंड व्हाट इज स्थावर विष। देखो जांगम विष ऐसा विष होता है जो कि एनिमल ओरिजिन होता है, मतलब जो कि किसी की रैट की वजह से, स्नेक की वजह से, ठीक है, स्पाइडर की वजह से, इनकी वजह से जो विष होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जांगम विष के अंदर आते हैं। मतलब जो ओरिजिनल विष है, ओरिजिनल एनिमल ओरिजिन है, तो वो जांगम विष के अंदर आते हैं। तो इनकी जो गति होती है अधोगामी। कहने का मतलब ये, अगर आपको कोई ऐसा इंसेक्ट है, ठीक है, कोई जानवर वगैरह काट लेता है, तो उसकी विष की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। जबकि जो स्थावर विष है, मतलब अगर आपको किसी प्लांट से, किसी पॉलन ग्रेन से, उनके विष की वजह से कोई, मतलब वो टच हो जाता है, कांटेक्ट में आते हो, तो उनके विष की जो गति होती है वो कैसी होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। मतलब आपकी बॉडी के ऊपर की ओर गति होगी, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी टच हो। अगर वो नीचे टच हो रहा तो भी ऊपर की गति हो रही होगी, अगर ऊपर टच हो रहा तो भी ऊपर की ओर ही गति होती है, जिसको आप याद रख सकते हैं सूजा से, ठीक है। ऐसे स्थावर और ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा ऊर्ध्व गति हो जाएगी। जैसे जांगम हो जाएगी और ऐसे अधोगामी हो जाएगी। तो सूजा से आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद गुण के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके 10 गुण बताए गए हैं, विष के 10 गुण। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होने चाहिए कि विष के 10 गुण के बारे में, ठीक है। मैंने इसके लिए आपके लिए श्लोक भी लिखा है ताकि आप अच्छे से इसे कर सको। जैसे श्लोक है, लघु रुक्षम आसम विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी संचो सूक्ष्म च उष्णम आनिर्देश्यम रसम 10 गुना मुक्तम विषम तज्ञा से, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि पहला गुण कैसा होता है, लघु गुण होता है। तो ये यहाँ पर विष के 10 गुण बताए गए। आचार्य चरक ने विष के 10 गुण बताए गए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने विष के 11 गुण बताए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक गुण एक्स्ट्रा माना था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला गुण क्या होता है, लघु गुण होता है, ठीक है। आपको लघु क्या होता है, मतलब अगर जैसे कोई भी व्यक्ति विष का सेवन करता है, तो उन विष के सेवन करने के बाद, मतलब उस विष के गुण बताए गए। मतलब जो भी विष होता है, जो पॉइजन होता है, तो उसके 10 गुण होता है। पहला जो विष होता है, वो पॉइजन होता है, वो कैसा होता है, लघु होता है। मतलब वो ऐसा गुण, लघु गुण की वजह से क्या करेगा, वो हमारे शरीर में जाकर लघुता उत्पन्न करता है और लेखन कर्म करता है। लेखन कर्म मतलब जो भी हमारे धातु है उनको सोखने का काम करेगा एक तरीके से। फिर रुक्ष होता है, ठीक है। अब रुक्ष होगा तो क्या करेगा, वो हमारे शरीर में रुक्षता उत्पन्न करेगा, ठीक है, और जल और बल को कम करने का कार्य करेगा, और कहीं ना कहीं वात को बढ़ाने का कार्य करेगा, और हमारे बॉडी को स्टिफनेस एक तरीके से जकड़ने करने का काम करेगा। फिर होता है आंसू। आंसू का मतलब आपने देखा भी होगा, आंसूकारी, मतलब जो विष होता है वो हमारे शरीर में जल्दी जाकर फैल जाता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं आंसूकारी। देन होता है विशद। विशद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो भी हमारे शरीर में दोष है, धातु है, मल है, ठीक है, तो उन सभी का क्या होता है, शोषक होता है, ठीक है, दो धातु मल को सोख लेता है। फिर होता है व्यवाय। व्यवाय का मतलब होता है जो बिना पके ही सारे शरीर में फैल जाए, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन क्या होती है, जो भी आप कुछ कोई भी आहार द्रव्य है वो पहले पचता है, देन आपकी पूरी बॉडी में फैलता है, लेकिन ये बिना पचे ही आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यवाय। उसके बाद आता है तीक्ष्ण, ठीक है। तो तीक्ष्ण जैसे नाम से क्लियर है कि जो शरीर में जाकर शीघ्रता से काम करे, ठीक है। जैसे कि तीक्ष्ण है तो वो क्या करेगा, धाव उत्पन्न करेगा, पाक करेगा, ठीक है, आदि कार्य करेगा। देन उसके बाद है विकासी, ठीक है। विकासी नाम से क्लियर है कि विकास करेगा, मतलब एक तरीके से डेवलप करेगा, मतलब समस्त शरीर में वो व्याप्त हो जाएगा
और विकास करने के बाद क्या करेगा, जो भी आपका ओज है उस ओज धातु को सुखा देगा एक तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपकी ओज धातु को सुखा देता है और जो तो आपकी जो रस धातु है, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, तो ये जितनी भी आदि धातु होती है, वीर्य होती है, उन सभी को अलग अलग कर देता है। और अलग अलग करने से की वजह से क्या होता है, जो भी आपके संधि बंधन है उनको ढीला कर देता है। इसको हम बोलते हैं विकासी। देन उसके बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म से क्लियर है कि जो भी शरीर के छोटे छोटे सूक्ष्म अंश है, छोटे छोटे चैनल्स है, उन सभी में वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और फिर आता है उष्ण, मतलब वो शरीर में जाकर उष्णता उत्पन्न करता है, ठीक है। और पाचन, तृष्णा, धा और स्वेदजनक होता है, ठीक है। उसे उष्ण कहते हैं। भाई नाम से क्लियर है, जो पित्त, जो पॉइजन वगैरह वो कैसा उष्ण होता है, तो वो पाचक होगा, प्यास लगाने वाला होगा, धा उत्पन्न करने वाला होगा, स्वेद उत्पन्न करने वाला होगा। फिर उसके बाद है कि उष्णम अनिर्देशम रसम, मतलब जिसको रस प्राय नहीं बताया जा सकता उसे अनिर्देश कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि आचार्य चरक ने इसका जो रस बताया वो कैसा बताया, अनिर्देश रस बताया गया, मतलब इसका रस को यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 20 के 10 गुण, ठीक ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर एक और भी कुछ इनका डिफरेंस बताया गया है कि जो विष के जो गुण होते हैं वो सिर्फ मग के भी गुण होते हैं, ठीक है। जैसे विष लघु होता है तो मग भी लघु होती है, मग मतलब जो अल्कोहल वगैरह होती है। विष रुक्ष होता है तो मग भी रुक्ष होती है। विष तीक्ष्ण होता है तो मग भी तीक्ष्ण होती है। उष्ण उष्ण, सूक्ष्म सूक्ष्म, आसु आसु, व्यवाय व्यवाई, विकासी विकासी, विशद विशद, ठीक है। बस यहाँ पर एक में डिफरेंस आता है कि जो विष का जो रस होता है वो एनरिस से होता है, जबकि मग का जो रस होता है वो कैसा होता है, अमल रस होता है, ठीक है। और सुश्रुत ने इसका कैसे बताया कि एपाकी बताया, विष को कैसे बताया, एपाकी, मतलब उसका पाक नहीं होता है, ठीक है। और मक्का भी कैसे होती है, एपाकी होती है, उसका भी पाक नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई अल्कोहल वगैरह ज़्यादा पी लेता है तो वो रात में अल्कोहल पीने के बाद और दिन में उल्टियाँ करता रहता है, ठीक है। और फिर इसके जो ओज के गुण है वो कह रहा है कि विपरीत होते हैं, विष के विपरीत गुण ओज के होते हैं, ठीक है। अगर आपने सभी ने याद करा होगा तो ओज का एक श्लोक होता है, ठीक, वो आपने अगर क्रिया शरीर के अंदर याद करा होगा, मैंने करवाया भी था आपसे, ठीक है। जो कि था गुरु शीत मृदु सुलेचनम बहुलम मधुरम स्थिरम पर्सनम पेचलम स्निग्धम ओजम दसरम गुणम समृद्धम, ठीक है। तो ये जो श्लोक था वो चरक चिकित्सा स्थान 24 का था, अगर आपने याद करा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं इसलिए इसी श्लोक इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको ओज के गुण भी ध्यान रह जाएंगे, क्योंकि जो ओज है वो विष के विपरीत होता है। जैसे वो विष क्या लघु होता है तो गुरु क्या होगा, ओज क्या होगा, गुरु होगा। विष विष जो होता है वो रुक्ष होता है तो स्निग्ध होता है, ये तीक्ष्ण होता है तो मृदु होता है। उष्ण शीत सूक्ष्म बहलम आसुकम प्रसन्नम व्यवाय स्थिरम विकासी मृदु विशद सुलक्षण एनरिशम पिशिलम, ठीक है। यहाँ पर एपाकी की जगह हो जाता है मधुर हो जाता है। तो इसके कह रहे हैं विपरीत गुण यहाँ पर देखने को मिलते हैं ओज के, ठीक। ये अगर आपको ओज वाला श्लोक याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तो ये आपका जो विष का जो श्लोक है वो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो विष है तो इस विष के गुण के अनुसार कर्म भी देखने को मिलते हैं, वैसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि विष का जो लघु गुण है वो कैसा होता है, दुरुपक्रम होता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल बहुत कठिन है एक तरीके से। रूक्ष गुण की वजह से वात का प्रकोप करता है, और तीक्ष्ण होने की वजह से मर्म पर आघात करता है, मर्मों का नाश करता है। उष्ण गुण की वजह से विष के पित्त का प्रकोप होता है, और सूक्ष्म की वजह से रक्त प्रकोप होता है, और आंसू की वजह से आंसू व्यपरित केवल देहम होता है, ठीक है। अभी हम इन सभी के बारे में देखेंगे, अभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे, ठीक है। और व्यवाय का होता है आंसू व्यपरित केवल देहनम, ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी हमारी पूरी बॉडी में फैलने वाले होते हैं, ठीक है। आंसू और विवायु का मतलब यही है कि बहुत जल्दी जो विष होते हैं हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और विकासिक प्राणागर होता है, प्राणों का नाश कर देता है। और यहाँ पर विषद का बताया कैसा था, असक्त गति दोषम बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इनके कर्म बताए गए हैं विष के, ठीक है, गुण के अनुसार। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए इतना इसमें रहने देते हैं। देन उसके भेद के बारे में बात करते हैं। तो भेद बताए गए आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसके दो भेद माने, एक स्थावर विष, एक होता है जांगम विष। स्थावर में जितने भी वनस्पति आ जाए, ठीक है, जो भी प्लांट ओरिजिन है, और जांगम में कह रहा है एनिमल ओरिजिन है, तो उनसे जो विष उत्पन्न होता है, तो इसलिए इनको आचार्य चरक और सुश्रुत ने 2 प्रकार के भेद बताए हैं। और अष्टांग हृदय ने 3 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कैसे, देखो नॉर्मली होता है अकृत्रिम और कृत्रिम, ठीक है। तो अब अकृत्रिम के अंदर स्थावर आता है, जंगम आता है, ठीक है। और कृत्रिम के अंदर एक स्थावर आता है, एक जंगम आता है, ठीक। और एक कृत्रिम आ जाता है। कृत्रिम के अंदर गर्विश आता है आपका, ठीक है, मेनली गर्विश आता है। वैसे इसके अंदर हम दूसरी विष कर लेते हैं, लेकिन अष्टांग हृदय ने बताया स्थावर विष, जंगम विष और कृत्रिम विष, ठीक। उसके बाद रसशास्त्र के अनुसार विष 2 प्रकार के विष बताए, एक विष एक बताए उपविष। दोनों की संख्या 9 बताई गई है, ठीक है। अलग अलग आचार्य का अलग अलग मान्य, उसके अंदर भी कोई भाव प्रकाश के अनुसार अलग होती है, ठीक है। सभी आचार्य के निर्घंटों के अनुसार अलग होती है,
ठीक है। तो विष की जो संख्या 9 कौन कौन सी है? हलाल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हाराद्रिक, सक्तुक एंड भसनाभ, ठीक है। और उपविष की संख्या कौन कौन सी है? स्नुई, अर्क, करबीर, कलिहारी, धतूरा, गुंजा, हफीन, बल्लातक और कारकर, ठीक है, कास्कर। तो इस तरह से यहाँ पर ये विष और उपविष की संख्या बताई गई है। अब यहाँ पर हम विष के अधिष्ठान के बारे में बात कर लेते हैं। तो विष के दो अधिष्ठान होते हैं, एक स्थावर विष, एक होता है जांगम विष। तो जैसे मैं बता चुका हूँ, स्थावर विष हमारा जो भी प्लांट ओरिजिन है, तो इसके 10 अधिष्ठान होते हैं और कुल 55 संख्या होती है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसका श्लोक बताया गया है, मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार एवं च निर्यासो धात्वश्चौब चैव कंदस दसमम स्मृतम। तो क्या बताया गया है? पहला बताया मूल विष। तो मूल विष की संख्या 8 होती है। और पत्र विष, देखो मूल विष, देखो पहला अधिष्ठान देख लो, मूल, पत्र, कैसे याद रखोगे कि मूल की वजह से पत्र होता है, ठीक है, फल की वजह से पुष्प होता है। तो मूल, पत्र, फल, पुष्प। फिर त्वक, सार, निर्यास, क्षीर धातु कंद। तो क्षीर धातु कंद, तो इस तरह क्षीर धातु कंद मैंने इस तरह से करा था। मूल विष की संख्या 8 होती है, पत्र की 5 होती है, फल की 12 होती है, पुष्प की 5 होती है, त्वक, सार, निर्यास की 7 होती है, क्षीर विष की 3 होती है, धातु विष की 2 होती है एंड देन कंद विष की 13 होती है। तो मैंने कुछ इस तरह से करा था, वो याद कि देखो 8 4 12 होता है, लेकिन मैंने कैसे करा था कि 8 5 12 और 7 5 12, 8 5 12 और 7 5 12, ठीक है। और उसके बाद 3 2 13, 3 2 13, समझ रहे हो बात को? जैसे 3 2 5 होता है, 3 2 13, इस तरह से मैंने बना रखा है। आप नॉर्मली जिस तरह से आपको याद होता है ऐसे कर लेना। फिर बताया गया कि अगर आप मूल बीज का सेवन करते हो, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मूल बीज की जो संख्या होती है 8 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मतलब यहाँ पर ऐसे 8 प्लांट यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी जो मूल होती है उनमें विष होता है, ठीक है। अब ठीक, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे करबीर है, तो करबीर की जो मूल होती है वो कैसी होती है? जहरीली होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? जहर होता है। अगर आप करबीर के मूल खाते हो तो आपको यहाँ पर उद्वेष्टन, प्रलाप, मोह वगैरह ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर आप पत्र खाते हो, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्र में क्या होता है? जहर होता है, तो उसकी वजह से आपको जृंभा, अंगोदेष्टन और श्वास में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और फल का विष खाते हो तो आपको विरसन में शोथ, मतलब जो टेस्टिकल्स में सूजन वगैरह, बर्निंग सेंसेशन और अंश द्वेष हो सकता है। और पुष्प का विष खाते हो तो आपको छर्दी, वोमिटिंग वगैरह, आपका पेट फूलना, टेम्पेनाइटिस और मोह वगैरह हो सकता है, कन्फ्यूजन वगैरह। त्वक, सार, निर्यास, अगर इनमें से कोई खाते हो जिनकी इनमें से विष होता है तो मुख में दुर्गंध आएगी, प्रुष्य हो जाएगी, कफ का स्त्राव हो जाएगा। और क्षीर विष का क्या है कि फेनागाम, अतिसारने के देखने को मिलेगा। धातु विष के अंदर हृदय पीड़ा, मूर्छा और तालुधा मिलेगा। और कंद विष के अंदर सभी तीक्ष्ण विषों के लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप अभी से इन चीज़ों को याद करते चलते हो तो। उसके बाद आता है हमारा जांगम विष की जो संख्या होती है वो 16 होती है, ठीक है। तो जांगम विष की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अब इनके अधिष्ठान 16 बताए गए हैं, जैसे दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, लालस्त्राव, आर्तव और मुख संदस और विशुद्धति, तुंड, अस्थि, पित्त, रसूख और साम। तो देखो कैसे बताए गए हैं, मतलब जो जांगम विष, देखो जांगम के अंदर क्या होता है, जो भी एनिमल ओरिजिन है, ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनकी आंखों में जहर होता है, किसी की सांस में जहर होता है, किसी के दांतों में होता है, किसी के नाखून में होता है, किसी के मूत्र में होता है, किसी के पुरुष में होता है। तो ऐसे 16 अधिष्ठान बताए गए। पहला बताया गया दृष्टि। देखो पहले के टाइम पे बताया जाता था कि ऐसे भी सांप होते थे, अगर वो आपको देख ले तो देखने मात्र से आपको क्या हो जाता था? जहर हो जाता था, मतलब जहर आपको लग जाता था। फिर दूसरा होता है निश्वास। निश्वास में भी क्या होता है कि अगर आप किसी की सांस सूंघ लो तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर जहर का असर देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सांप की फुंकार लगे, तो सांप की फुंकार की वजह से आपको जो पूरा पैर है या हाथ है कैसा हो गया, वो बिल्कुल सड़ गया, सूज गया, स्वेलिंग वगैरह आ गई है, ठीक है, मतलब उसकी सांस में भी जहर था। कुछ ऐसे होते हैं दंष्ट्रा मतलब उनके दांतों में, जैसे कि सांप के दांतों में जहर होता है, बानर के दांतों में, मकर के दांतों में, मतलब मगरमच्छ के दांतों में, ठीक है। इंसान जो होता है उनके भी दांतों में जहर होता है, ठीक है, ठीक। और नख, नख मतलब बानर हो गया, मकर हो गया, ठीक है। अगर इंसान का नाखून लग जाता है तो उसमें भी आपको जहर देखने को मिलता है। बंदर का जो होता है, ठीक है, मकर का, मगरमच्छ का होता है। मूत्र, चिपट और सशक का जो मूत्र होता है तो उसमें भी आपको जहर देखने को मिलता है। पूरी, चिपट और सशक, ये भी इसमें शुक्र, मूषक, अगर आप मूषक का जो पूरी शुक्र होता है तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? विष देखने को मिलेगा। लाल स्त्राव में लूता, ठीक है, मतलब सलाइवेशन में जो लूता होती है, इसको हम स्पाइडर कहते हैं, तो उसके यहाँ पर सलाइवेशन में भी क्या होता है? विष होता है। आर्तव में लूता, तो जो आर्तव होता है, तो लूता यानी जो स्पाइडर का जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है, ठीक है, आर्तव, तो इसमें भी क्या होता है हमारा? पॉइजनस होता है। देन होता है माक्षिका जलोका, तो माक्षुका जलोका मुख संदस, तो मुख संदस
मतलब मुख के साथ उनके दांतों में जहर होता है। फिर आता है विष धरित, मतलब क्या एनस, तो मेंढक और दारूकारे के क्या एनस वाले रीजन में भी क्या होता है, जहर होता है। जांगम विष मतलब जहर होता है, विष होता है। तुंड मतलब जो बीक होती है, चोंच वगैरह होती है, जैसे कि भ्रमर हो गया, सतपदी हो गया। और अस्थि में क्या आ जाता है हमारा, सर्प आ जाता है, मत्स्य आ जाता है। और पित्त के अंदर मत्स्य आ जाता है, सूख के अंदर भ्रमर, मतलब जिनके डंक में जहर होता है, जैसे कि ततैया हो गई, ततैया हो जाता है, मुहाड़ हो जाती है, ये सब चीज़ें। उसके बाद सब सब मतलब किसी की जो डेड बॉडी उसमें जहर होता है, जैसे कीट हो गए, सर्प वगैरह हो गए। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है विष के अधिष्ठान। तो अभी के वीडियो में इतना रहने देते हैं, तो इसका मॉडर्न एस्पेक्ट हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, ठीक है।